बीच अब जिक्र करते हैं चुनाव आयोग का। बिहार में जिस तरह से चुनाव से पहले एक फरमान जारी किया गया कि वहां पर मतदाता सूची की गहन परीक्षण के तहत उसको लाया जाएगा, यानी उसको पूरी तरह से उसका ओवरहॉलिंग की जाएगी। उसमें नए मतदाता उस सूची में जोड़ने के लिए लोगों के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र यानी माता और पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे गए। बहुत विरोध होने लगा और विपक्षी दलों ने ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के संगठन हैं उन लोगों ने भी। अब उसमें चुनाव आयोग ने कुछ संशोधन किया है, पूरी तरीके से तो रोल बैक नहीं किया है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए हैं। और सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर आपत्ति थी उन पॉइंट्स में थोड़ी सी उन्होंने नरमी बरती है। हाँ समीर जी, थोड़ी सी नरमी बरती है। और कल जो है चुनाव आयोग ने 2003 की तक की जो मतदाता सूची है उसको अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। और ये कहा गया है कि 2003 की मतदाता सूचियों में ये स्पष्ट किया है कि 1987 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है यदि उनके नाम 2003 की मतदाता सूची में है। जी, यानी अभी तो ये था कि जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में है और वो 1987 के बाद जन्मे, तब भी उनको प्रमाण पत्र देना है अपने माता पिता का, लेकिन उनको अब देने की आवश्यकता नहीं है, ये उसकी तरफ से कहा गया है। और चुनाव आयोग का जो आधिकारिक बयान उसमें कहा गया है कि बिहार की मतदाता 2003 की मतदाता सूची जिसमें 4,96,00,000 मतदाताओं का विवरण शामिल है, उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और 24 जून को SIR पर अपने विशेष जो विस्तृत निर्देशों में चुनाव आयोग ने उल्लेख किया था कि CEO, DEO, ERO 1 जनवरी 2003 की अर्हता तिथि वाली मतदाता सूची को सभी बूथ लेवल अधिकारियों को हार्ड कॉपी में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सके और अपना गणना फॉर्म जमा करते समय दस्तावेजी साक्ष्य रूप में उपलब्ध कर सके। जी, बयान में यह कहा है चुनाव आयोग ने कि बिहार की 2003 की मतदाता सूची की उपलब्धता की आसानी से बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60% को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें केवल ER में 2003 की मतदाता सूची से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ गणना फॉर्म जमा करना होगा, यानी फॉर्म अभी भी जमा करना पड़ेगा। जी, मतदाता और BLO दोनों ही इन विवरणों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वे अपने माता या पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज देने के बजाय 2003 मतदाता सूची के अंश का उपयोग कर सकता है। ये मतलब उस समय जो उन्होंने दस्तावेज दिए थे 2003 के मतदाता सूची के समय, वो आप वो दे सकते हैं। और चूंकि लेकिन अभी तक ये था कि भले ही उन्होंने दिया है लेकिन फिर से उनको देना पड़ेगा। और ये कहा गया कि ऐसे मामलों में उसके माता या पिता के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 2003 की ER का प्रासंगिक अंश विवरण ही पर्याप्त होगा। ऐसे मतदाताओं को केवल अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, साथ ही भरे हुए गणना फॉर्म के साथ में करना होगा। और ये भी कहा कि अब जो जारी दिशा निर्देश है उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उसे मतदाता की अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए कई तरह के पात्र सरकारी दस्तावेज में से कोई एक जमा करना होगा। गणना फॉर्म के अलावा आवेदक को उसमें की गई घोषणा का समर्थन करने के लिए एक अतिरिक्त घोषणा फॉर्म भी भरना होगा। और 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए स्वयं की जन्मतिथि और जन्म स्थान को स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज आवश्यक है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2003 के बीच जन्मे लोगों को स्वयं और माता पिता में से किसी एक के जन्म स्थान और तिथि के प्रमाण के रूप में दस्तावेज देने होंगे। और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को स्वयं और माता पिता दोनों के जन्म स्थान और तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। जी बिल्कुल। तो ये इसको लेकर सुधार किया है चुनाव आयोग ने। और चूंकि अभी तक ये था कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम है भी, और अगर वो 1987 के पहले जन्मे हुए हैं तो उनको अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र भी देने होंगे। उससे राहत दी है, लेकिन बहुत सारी बंदिशें अभी भी लागू हैं। और इसी तरह की बंदिशें असम में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में चुनाव आयोग ये जिस तरह से नियम उसने नए फरमान जारी किए थे, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि NRC को एक बैकडोर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं असम सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो एडल्ट लोगों के आधार कार्ड बनेंगे, उनके आधार कार्ड उनका अप्रूवल वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देगा। इसको लेकर AIUDF के नेता है रफीकुल इस्लाम, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि कहीं भी बने इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत लोगों के आधार कार्ड नहीं बनने चाहिए।
तो ये पहचान पत्र, चाहे वो मतदाता सूची हो, मतदाता पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, उन सब को लेकर एक क्या चल रहा है, बहुत ही इसको लेकर एक रहस्य बना हुआ है। और आरोप लग रहे हैं कि ये षड्यंत्र है कुछ लोगों के जो मतदाता सूचियों से बाहर करने के और अपने लोगों के या फेक लोगों को मतदाता सूची के अंदर डालने की। सुन लेते हैं रफीकुल इस्लाम जो AIUDF के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं असम में इस नए फरमान पर। सूची में किस तरीके से बदलाव करने की साजिश की जा रही है, ये विपक्ष का आरोप है। हालांकि चुनाव आयोग ने उसमें कुछ सुधार किए हैं, लेकिन बहुत सारे जो पाबंदियां थी, बहुत सारे दस्तावेज जमा करने थे, वो अभी भी बरकरार है वो नियम। और ये जो आरोप लग रहे हैं अमलेंदु जी की कैसे पहचान पत्र के जरिए अपने लोगों को पहचान पत्र देना और जो अपने विरोधी समझे जा रहे हो उनको तमाम जो जरूरी पहचान से संबंधित दस्तावेज है उनसे एक बाहर रखना, ये एक साजिश रची जा रही है जो अभी ये विपक्ष कह रहा है। हाँ बिल्कुल विपक्ष कह रहा है। समीर जी यहाँ प्रश्न ये भी उठ रहा है कि भाई अभी जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ जी, तो जो मतदाता सूची जून 2024 में सही थी, इससे पहले 2003 के बाद कई विधानसभा चुनाव हो चुके। 2000 बिहार में 2005 से नीतीश कुमार उसी मतदाता सूची पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसका मतलब जो मतदाता सूची थी अभी तक, तो क्या नीतीश कुमार घुसपैठियों के वोट के बल पे बने थे मुख्यमंत्री? और क्या चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए घुसपैठियों के वोट पे बने हुए जी? आखिर इसका तात्पर्य क्या है? ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बहुत सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये स्वयंसेवक कौन है भाई जो इसकी तैयारी कर रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग को ये जानकारियां कैसे मिल रही हैं? और जो मई 2024 में मतदाता सूची सही थी वो अब आकर गलत कैसे हो गई? इसको लेकर उन्होंने कल ट्वीट किया बहुत जबरदस्त। जी हाँ, बहुत उन्होंने एक विस्तार से उसके बारे में जिक्र किया है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि सबसे पहले उन स्वयं सेवकों की पहचान उजागर की जाए जिनको बिहार और बंगाल में मतदाताओं के सत्यापन में लगाने की योजना रची जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि वो स्वयं सेवक सत्ता पक्ष और उनके संगी साथी से संबंधित किसी भी संगठन, मुख्यालय या शाखा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन करके ये निश्चित किया जाए कि वो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध लोग नहीं हैं। संदिग्ध स्वयं सेवकों को किसी भी सूरत में इस जालसाजी का हिस्सा न बनने दिया जाए, चाहे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा ही क्यों न खटखटाना पड़े। माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है और न ही इसका कहीं कोई उदाहरण है कि उसमें आम लोगों को इस तरह स्वयं सेवक बनाया जाएगा। जो मतदाता सूची पिछले जून में सही थी वो इस जून में गलत कैसे हो सकती है? सत्ता पक्ष हार के डर से ऐसा कर रहा है। लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और कल को उत्तर प्रदेश में इस चालबाजी से भले कुछ वोट कम हो जाए, लेकिन भाजपा हारेगी और हमेशा के लिए हारेगी। पराजय का डर ही षड्यंत्र रचता है, निंदनीय कृत्य। बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जो पुनरीक्षण कार्य में लोगों को लगाया जाएगा वो सरकारी कर्मचारी ना होकर उसमें तमाम दूसरे लोग, निजी लोग, स्वयं सेवक लगाए जाएंगे। अब ये स्वयं सेवक कौन होंगे? ये आरोप लग रहा है कि ये स्वयं सेवक होंगे जो अपने लोगों को उसमें अपने हिसाब से मतदाता सूची में नाम डलवाएंगे और जिनको विरोधी समझेंगे उनको मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। छोटे मोटे पैमाने पर अक्सर होता रहता है ये, लेकिन उसमें होता है कि जो BLO होते हैं उनसे साठ गांठ करके ऐसा होता है। लेकिन अगर उन्हीं को पूरा का पूरा मतदाता सूची बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा तब तो फिर ये बड़े पैमाने पर जो आशंका जाहिर की जा रही है होने लगेगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये आशंका जाहिर की जा रही है। जैसा कि अखिलेश यादव ने आशंका जाहिर की है कि भाई ये स्वयंसेवक कौन होंगे, इन स्वयंसेवकों का क्या रिकॉर्ड है। और जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप लगा था समीर जी कि एक भाजपा नेता के कहने पर 7,000 वोट काट दिए गए, एक भाजपा नेता के कहने पर। और समीर जी एक मसला वहां का भी पहुंचा था, महाराष्ट्र का भी, बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा। और वहाँ ये हुआ कि साहब एक विधानसभा क्षेत्र में 45,000 वोट जो थे वो फर्जी थे। और जब आपत्ति इस पर जताई गई तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप 45,000 फॉर्म 7 भरिए एक वोट के लिए, तब इस पे होगा। तो यानी आपने 45,000 एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्जी वोट भर लिए और जब उनको डिलीशन का वक्त आया, इसको डिलीट किया है, तो आप कह रहे हैं कि 7,000 जो है 45,000 आप
फॉर्म 7 भरी है इसको डिलीट करने के लिए, हाँ। वरना ये नाम रहेंगे। और यहाँ जिनके नाम है उनसे आप कह रहे हैं मतदाता आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता का भी दीजिए। तो ये दोहरा रवैया चुनाव आयोग का है। तो ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो साफ तौर पर सही सच होता हुआ मतलब समझा जा सकता है कि विपक्ष के आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर हैं और भारतीय जनता पार्टी पर है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है ताकि हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से चुनाव जितवाया जा सके। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि ये चुनाव फिर भी हारेंगे, भले ही चुनाव आयोग इनकी कितनी भी मदद कर ले। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग और सरकार के साथ सांठगांठ के जो विपक्ष के आरोप हैं वो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से स्पष्ट साबित होते दिखाई पड़ते हैं कई बार, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में हो, दिल्ली में चुनाव जब हो रहे थे उस समय मतदाता सूचियों की बात हो, जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि एक नेता की सिफारिश पर 7,000 वोट काट दिए गए। और इस तरीके से बिहार में जो बड़े पैमाने पर लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश की जा रही है, जो विपक्ष का कहना है वो बहुत हैरान करने वाला है कि कैसे लोगों के वोटिंग राइट्स उनको उनके जो मतदान के अधिकार हैं उनसे वंचित करने की साजिश की जा रही है, कैसे किया जा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं और चुनाव आयोग इस पर घिरा हुआ है। चुनाव आयोग जवाब उसी तरीके से नहीं देता है जिस तरीके से बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। चुनाव आयोग का जवाब आता भी है तो वो एक लाइन का जवाब होता है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल यही आता है कि विपक्ष जो है झूठ बोल रहा है और विपक्ष जो है वो अपनी बात सही से मतलब नहीं कह रहा है, तथ्यों से बाहर जाके कह रहा है। एक रटा रटाया जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आता है। लेकिन अब चुनाव आयोग काफी ज्यादा घिरा हुआ नजर आ रहा है और इसलिए जब काफी ज्यादा बवाल हुआ, कांग्रेस ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में, तेजस्वी यादव भी उसमें थे, इंडिया गठबंधन की कॉन्फ्रेंस हुई यानी संयुक्त, और ये कहा गया कि ये जो है हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से साजिश रची जा रही है ताकि दलितों, पिछड़ों, वंचितों के और अल्पसंख्यकों के वोट जो है काट के भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा सके। और सबसे खतरनाक बात स्वामी जी ये है कि उस जो प्रोफार्मा है उसमें बताया जा रहा है कि मतदाता की जाति पूछी गई है। यानी जाति, जनगणना में आप जाति नहीं पूछ रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कि उसमें जाति का कॉलम होगा, लेकिन वोट बनवाने के लिए आपको जाति बतानी है ताकि जाति के आधार पे आपके वोट काटे जा सके और जाति के आधार पे आपके वोट जोड़े जा सके। ये विपक्ष का आरोप है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जाति देखकर ही ये तय हो जाएगा कि इस व्यक्ति का वोट बनना है कि नहीं बनना है। यानी भारतीय, और उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता खिलाफ है तो रहे खिलाफ, वोट ही आपका नहीं बनेगा तो पड़ेगा कहां से? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता चुन ली है, चुनाव आयोग की मदद से वही वोट डालेगी, वही वोट कर देगी। जी बिल्कुल, एक बड़ा आरोप है और उसको जिस तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है और हर जगह हर राज्य में अलग अलग तरीके से, बिहार में मतदाता सूची की ही पूरी ओवरहॉलिंग की जा रही है और ये आरोप लग रहा है कि जानबूझकर बड़ी संख्या में ऐसे वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश है जिनको भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो उसके वोटर नहीं है। उसने कैसे पहचान की है, कैसे आइडेंटिफाई किया है, ये वो जाने या फिर चुनाव आयोग जाने, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। इसी दबाव में आकर चुनाव आयोग ने फिलहाल अपने इस फैसले में कुछ संशोधन जरूर किया है। और अब एक खबर का जिक्र करेंगे जिसने पूरे